बारिश में पड़ोस की बालकनी में कपड़े सुखाने वाली सास बहू। मूसलाधार बारिश और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच टीन की छत पर पानी गिरने की भारी छप 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 की आवाज आ रही होती है। वहीं उदिता उस छोटे से टीन शेड के नीचे कपड़े धो रही होती है। हे भगवान, ये बारिश भी ना बस मेरी जान लेने के लिए ही आ रही है। जब देखो तब बरसने लगती है, एक दिन भी चैन की सांस नहीं लेने देती। इतने सारे कपड़े हो गए धोने के लिए कि धोते धोते मेरी तो पीठ ही टूट गई। अरे बहू, क्यों पूरे मोहल्ले में गला फाड़ कर चिल्ला रही है? जरा धीमे बोल। अब जब बारिश का मौसम है और घर में इतने लोग रहते हैं तो कपड़े तो होंगे ही। अब कोई बाहर वाला आकर कपड़े थोड़ी धोएगा। माँ जी, कपड़े धोना एक बात होती है, पर उन्हें सुखाना भी तो पड़ता है ना। आप ही जरा इस छत की हालत देखो, चारों तरफ तो पानी भरा पड़ा है, ऊपर से ये टीन भी जगह जगह से टपक रहा है। अब इतनी बारिश में कहाँ कपड़े सूखेंगे? पूरा घर तो हमारा खुला पड़ा है। आप जरा पड़ोस के लोगों के घर में तो देखो, सामने वो चौधरी जी का घर देखो, पूरा ढका हुआ है, बढ़िया तार बंधे हैं। बारिश में भी उनके कपड़े आराम से सूखते रहते हैं। और एक हमारा घर है, ना कोई बालकनी में सुविधा है, ना कोई ढंग की जगह, ऊपर से बारिश अलग जान खाने को बैठी है। अरे तो बहू, दूसरों के घर की चमक धमक देखकर अपनी झोपड़ी में आग तो नहीं लगा लेंगे ना हम। अब हमारे घर में बालकनी नहीं है तो क्या कर सकते हैं? माँ जी, काम निपटाते निपटाते मेरी तो पूरी जवानी सी किचकिच में निकल जाएगी। सुबह से 3 बार नीचे फर्श पर पोछा लगा चुकी हूँ। अब ये गीले कपड़े जब धोकर नीचे ले जाऊंगी और कमरे में टांगूंगी ना, तो ऊपर से पानी टपक टपक कर पूरे घर फिर से गीला हो जाएगा। अब फालतू बातें कम कर बहू, और ये रस्सियाँ पकड़। नीचे कमरे में ही पंखा चलाकर कपड़े लटका देंगे। जब तक बाहर बारिश नहीं रुकती तब तक पंखे की हवा में ही कपड़े सुखाने पड़ेंगे। पंखे की हवा से अगर कपड़े सूखने लगते ना, तो माँ जी घर का ये हाल ना होता। ऐसे ही 2 घंटे के बाद बाहर बारिश धीमी हो जाती है। वहीं उदिता के कमरे में चारों तरफ बांधी हुई रस्सियों में साड़ी, पैंट और कमीजों से छन छन कर पानी टपक रहा होता है। तभी फर्श पर पानी गिरने से रोकने के लिए उदिता नीचे छोटे छोटे कटोरे और बाल्टियां रख देती है और गीले फर्श पर पोछा लगाने लगती है। तभी बेड पर रखा उसका फोन बजता है। हाँ रितु, बोल यार। और महारानी, क्या हाल है? 2-3 दिन से न तेरा कोई फोन आया, न कोई मैसेज। कहाँ गायब है तू आजकल? बड़ी बिजी रहने लगी है। कहाँ गायब होंगी यार, बस समझ ले कि कपड़ों के समंदर में डूब रही हूँ और बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा। कपड़ों के समंदर में? अरे ऐसा क्या हो गया बहन? अरे यार, क्या बताऊं तुझे। एक तो ये बारिश चैन नहीं लेने देती, ऊपर से घर में इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या बताऊं। पूरे दिन बस कपड़े धोते रहो, सुखाते रहो, फिर नीचे टपकते पानी पर पोछा लगाते रहो। पूरा का पूरा दिन इसी किचकिच में निकल जाता है। अरे यार, ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। वैसे तेरे घर में वॉशिंग मशीन नहीं है क्या? कपड़े कम से कम ड्रायर में सुखा तो लिया कर। वॉशिंग मशीन? कहाँ की वॉशिंग मशीन रितु यार, तुझे तो पता ही है कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। जैसे तैसे घर का खर्चा निकल पाता है, अब ऐसे में वॉशिंग मशीन कहाँ से आएगी? अरे यार, ये तो सच में बहुत मुश्किल है। और फिर तू इतने सारे कपड़े सुखाती कहाँ है बारिश में? और कहाँ सुखाऊंगी? पूरे घर में, कमरे में, हॉल में रस्सियाँ टांग रखी है। जहाँ नजर दौड़ाओ वहाँ बस कपड़े ही कपड़े लटक रहे हैं। ऐसा लगता है कि धोबी घाट में रह रही हूँ। पूरे दिन कपड़े धो, सुखाओ, पंखा चलाओ, फर्श पर पोछा लगाओ। चल कोई बात नहीं यार उदिता, 2-4 दिन की तो बात है। जैसे ही ये बारिश थमेगी और धूप निकलेगी ना, सब ठीक हो जाएगा। तू इतना स्ट्रेस मत ले। धूप निकलेगी तब ना रितु। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान ने कसम खा रखी है बरसते रहने की। अच्छा चल, फोन रखती हूँ, नीचे माँ जी बुला रही है। फिर से फर्श पर पोछा मारना है, वरना कोई फिसल जाएगा। उदिता फोन रखकर कमरे में आती है जहाँ नीर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और योगिता अपने कॉलेज का बैग ढूंढ रही होती है। वहीं प्रभा रानी रसोई में चाय बना रही होती हैं। सुनो जी, मैं क्या कह रही थी, आज ना आप यही पुराने वाली नीली शर्ट पहनकर ऑफिस चले जाओ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं कल की पहनी हुई शर्ट पहनकर ऑफिस जाऊं? आज मेरी कंपनी में बॉस के साथ इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम कह रही हो कि मैं कल की बासी और मुड़ी तुड़ी शर्ट पहनकर चला जाऊं? अरे ऑफिस जा रहा हूं मैं, कोई सब्जी मंडी नहीं। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो चिल्लाने से पहले। कल जो कपड़े धोए थे ना, वो अभी तक 10% भी नहीं सूखे हैं, पूरे के पूरे गीले हैं रस्सियों पर। अब अगर आज तुम फिर से नए कपड़े निकालोगे और वो धुलने में चले गए तो इतने सारे गीले कपड़ों को मैं कहाँ टांगूंगी? अरे पर इस पुरानी शर्ट में से तो सीलन और अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही है। बारिश के मौसम में क्या मैं इतनी गंदी, बदबूदार और नमी से भरे कपड़े पहनकर ऑफिस जाऊंगा? रास्ते में या ऑफिस में कोई पास आकर खड़ा होगा तो क्या सोचेगा?
हाँ भाभी, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी देखो ना, 2-3 दिन से लगातार यही एक कुर्ती पहनकर कॉलेज जा रही हूँ। मेरी सहेलियाँ तो मुझे देखकर मुंह बनाने लगी है। आज तो मुझे हर हाल में अपने कपड़े चेंज करने ही पड़ेंगे। मैं ये पुरानी कुर्ती दोबारा नहीं पहनने वाली। अरे बेटिया, एक दिन की तो बात है, एक दिन और पहन लेना वही कुर्ती। कौन सा तेरी कुर्ती में कोई कीचड़ लग गया है या वो मैली हो गई है? बारिश का मौसम है, थोड़ा सब्र रख। जैसे ही आसमान खुलेगा सब कपड़े धोकर सुखा देंगे। नहीं माँ, आप समझते क्यों नहीं हो? मेरी फ्रेंड्स कॉलेज में मुझे टोकती है। कल तो सीमा ने साफ साफ कह दिया, तू क्या रोज एक ही सूट पहनकर कॉलेज आ जाती है? तेरे घर में कपड़े नहीं है या तू नहाती नहीं है? मुझे उनके सामने कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब आप सब मुझ पर ही चढ़ाई कर दो। मैं क्या करूं बताओ? कोई जादू की छड़ी है मेरे पास? कल के धुले हुए कपड़े अभी तक आधे गीले पड़े हैं। रात भर पंखा चला चला कर सुखाने की कोशिश की, कपड़े तो सूखे नहीं, लेकिन मेरी उंगलियां और हाथ निचोड़ निचोड़ कर ऐंठ गए। देखो उदिता, मुझे फालतू की बातें मत सुनाओ। मुझे हर हाल में साफ और सूखी हुई सफेद शर्ट चाहिए। मेरी वो सफेद वाली शर्ट कहाँ रखी है? आज की मीटिंग मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। वो सफेद शर्ट तो अभी पूरी तरह सूखी ही नहीं है, पीछे से पूरी गीली पड़ी है। क्या अभी तक नहीं सूखी? 4 दिन हो गए उस शर्ट को धुलते हुए। 4 दिन में एक शर्ट नहीं सुखा सकी तुम? तुम्हारे पास दिन भर घर में बैठकर काम ही क्या रहता है उदिता? एक कपड़े सुखाना भी तुमसे ढंग से नहीं होता क्या? आप तो मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे बाहर बारिश में अपनी मर्जी से करवा रही हूँ। सुबह से उठकर रात के 12 बजे तक बस कपड़ों को उलटते पुलटते ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है ताकि आपके कपड़े सूख जाए, और आप उल्टा मुझे ही सुना रहे हो कि मैं दिन भर घर में करती क्या हूँ। मम्मी देखो ना। अरे वेद बेटा, क्या हुआ? तू क्यों रो रहा है? क्या हो गया तुझे? मम्मी, वो हॉल में जो रस्सियों पर गीले कपड़े सूख रहे थे ना, उनमें से पानी टपक टपक कर फर्श पर फैला हुआ था। मेरा पैर फिसल गया और मैं जमीन पर बहुत तेज गिर गया। मेरे कोने में बहुत तेज चोट लग गई है मम्मी। दिखा जरा कहाँ लगी। देखा नीर, पूरे घर में जगह जगह पानी फैला हुआ है। कपड़े सूखने का नाम तो ले नहीं रहे और अब बच्चे भी फिसल फिसल कर गिर रहे हैं। उदिता, अब बहस बंद करो और जाओ जल्दी से प्रेस गरम करो और उस सफेद शर्ट को जैसे तैसे सुखाकर मुझे दो, और वेद को संभाल कर रखो, कहीं इस गीले फर्श के चक्कर में अपनी हड्डी वड्डी ना तोड़वा बैठे। जिसके बाद उदिता कमरे में आकर जैसे तैसे नीर की शर्ट प्रेस कर सुखाती है। वहीं नीर प्रेस की हुई शर्ट पहनकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और फिर दोपहर में बारिश और तेज हो जाती है। वहीं वेद बिस्तर पर बैठा खिलौनों से खेल रहा है। तभी वेद का हाथ पास में रखे गर्म दूध के गिलास पर लगता है और पूरा का पूरा दूध का ग्लास बिस्तर पर बिछाए भारी कंबल पर गिर जाता है। हे भगवान, बहू जरा देख तो सही, ये क्या अनर्थ कर दिया वेद ने। घर में पहले ही कपड़ों का पहाड़ लगा हुआ है, सुखाने की जगह नहीं है, और अब ये इतना भारी कंबल भी दूध में भिगो दिया। वो दादी, मैं तो बस बिस्तर पर बैठकर दूध पी रहा था, गलती से मेरा हाथ लग गया और दूध धुल गया। मैंने जानबूझकर नहीं किया दादी। बस अब यही कसर बाकी रह गई थी। इस भारी बारिश में इतना भारी भरकम कंबल मैं धोऊंगी कैसे और सुखाऊंगी कहाँ? माँ जी, मुझे तो अब चक्कर आ रहे हैं। मेरा तो सिर फटने लगा है इस किचकिच से। पूरे घर में से सीलन और सड़न जैसी गंध आ रही है बहू। ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी भले इंसान के रहने का घर है। पूरे घर को हमने कपड़ों की दुकान और धोबी का घाट बना रखा है। जहाँ देखो कपड़े लटक रहे हैं। माँ जी, जरा कमरे की दीवार को देखिए। नमी और सीलन की वजह से दीवारों पर काली काली काई जमने लगी है, और तो और कपड़ों के इन सीलन भरे ढेरों में से अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी निकलने लगे हैं। छे, इस कंबल और साड़ियों में से तो ऐसी बदबू आ रही है। अगर 2-3 दिन और धूप नहीं निकली ना बहू, तो घर के सारे महंगे कपड़े सड़कर खराब हो जाएंगे। धूप की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए माँ जी। आसमान के हाल देखकर लगता है कि अब तो हमारा बुढ़ापा इसी फर्श का पानी पोंछने और गीले कपड़े सुखाने में निकल जाएगा। बाहर मूसलाधार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही होती है। तभी नीर और मनीष काम से घर वापस लौटते हैं, जहां दोनों पूरी तरह भीगे हुए होते हैं। तभी जैसे ही मनीष दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है, उसके गीले जूतों से फर्श पर काले काले कीचड़ के छाप पड़ जाते हैं। अरे अरे, वहीं रुक जाइए आप दोनों, आगे एक कदम भी मत बढ़ाइएगा। जहाँ खड़े वहीं जम जाइए। अरे क्या हुआ बहू, इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो? घर में कोई आफत आ गई है क्या? हैं? कम से कम अंदर तो आने दो। आप खुद ही देखिए पापा जी, ये क्या हाल बना दिया आप दोनों ने फर्श का। सुबह से 3 बार घिस घिस कर अपनी कमर तुड़वाकर पूरे घर में पोछा लगाया था मैंने, और आप दोनों पूरे शहर की कीचड़ नाले का पानी अपने जूतों में भरकर सीधे बैठक में ले आए।
तो क्या हम हवा में उड़कर घर के अंदर आएंगे उदिता? बाहर रास्ते का हाल देखा है तुमने? सड़क से लेकर हमारी गली तक घुटनों तक गंदा पानी भरा पड़ा है। गाड़ियां बगल से गुजरती हैं तो कीचड़ के छींटे मुंह तक आते हैं। हम कोई जानबूझकर कीचड़ पैर में छपछपाते हुए थोड़े ना आए हैं। अरे नीर, तू बात को समझता क्यों नहीं है? तो खुद देख, सुबह से हम दोनों सास बहू के हाथ दुख गए हैं कपड़े निचोड़ कर। अब तुम्हारे ये कीचड़ में सने कपड़े फिर से धोने पड़ेंगे। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो सबको उठानी ही पड़ती है ना। इंसान पूरे दिन बाहर धूप पानी में काम करके थका हारा घर लौटता है तो सोचता है कि घर जाकर 2 पल चैन से बैठेगा, और यहाँ आते ही महाभारत शुरू हो जाती है। अच्छा बहू, गुस्सा छोड़ो और जरा थोड़ा सा गर्म पानी और 2 रोटी लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। खाना तो आज रात का बना ही नहीं है पिताजी। क्या खाना नहीं बना? उदिता, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? पूरा दिन तुम दोनों घर पर रहती हो और रात के 8 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना है। ये कोई नखरा नहीं है जी। सुबह से कपड़ों के पहाड़ धोते धोते, कमरे में पंखे के नीचे सुखाते सुखाते और फर्श में टपकता पानी निचोड़ते हमारे हाथ इतने दुख रहे हैं कि अब हमसे बेलन और आटा भी नहीं गूंद रहा। हाथों की उंगलियां सूज गई है हमारी। आज आप लोग या तो बाहर से कुछ मंगवा कर खा लीजिए या फिर रसोई में जाकर खुद बना लीजिए। भाभी, आप प्लीज शांत हो जाओ, रो मत। भैया, आप भी क्यों चिल्ला रहे हो? चलो माँ, मैं और आप मिलकर रसोई में कुछ हल्का फुल्का खिचड़ी या दलिया बना लेते हैं। भाभी को थोड़ा आराम करने दो। हद हो गई है यार, जब देखो तब इस घर में कपड़ों और बारिश को लेकर ही कलेश छिड़ा रहता है। न टाइम पर साफ और न सूखे कपड़े मिलते हैं, न शांति से 2 रोटी नसीब होती है। जरा मैं बाहर का किवाड़ बंद कर आऊं, हवा के साथ पानी अंदर आ रहा है। इतना कहकर ससुर मनीष दरवाजा बंद करने चले जाते हैं। तभी अचानक दरवाजे की चौखट के पास जमे पानी पर उनका पैर पड़ता है और वो फिसल जाते हैं। अरे माँ, गिर गया रे, अरे टूट गया रे। अरे सुनिए, क्या हुआ? गिर गए क्या? कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे यार, इस दरवाजे के ठीक सामने इतना सारा पानी कहाँ से भर गया? पैर स्लिप हो गया मेरा। तुम लोग घर में दिन भर करती क्या हो? पानी से पूरे घर को स्विमिंग पूल बना रखा है। इसमें हमारी क्या गलती है पापा जी? जो गीले कपड़े हमने कमरे और हॉल की रस्सियों पर सुखाने के लिए टांग रखे हैं ना, उसका पानी छन छन कर बहता हुआ दरवाजे तक आ जाता है। हम तो खुद ही पूरे दिन इस पानी को पोंछते पोंछते अधमरे हो चुके हैं। चलिए, कमरे में दवा लगा देती हूँ। इतना कहकर प्रभा रानी मनीष को कमरे में ले जाकर दवा लगाती हैं। फिर पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर आकर जैसे तैसे खिचड़ी खाकर सोने चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब बारिश थोड़ी देर के लिए रुकती है तो तभी उदिता और प्रभा रानी घर का कचरा फेंकने और गली का जायजा लेने बाहर आती हैं, जहां गली के मोड़ पर पड़ोस की वर्षा और करिश्मा अपनी अपनी बालकनी में खड़ी होकर आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे हाँ करिश्मा बहन, बारिश भले कितनी भी हो जाए हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारी तो बालकनी ऊपर से पूरी कवर्ड और ढकी बनी है। एक बूंद पानी अंदर नहीं आता और कपड़े हवा में 2 घंटे में कड़क सूख जाते हैं। सही कह रही हो वर्षा, ढकी हुई बालकनी का यही तो फायदा है। ना कपड़े भीगने का डर, ना कमरे में सीलन की बदबू। आराम से कपड़े टांगो और बेफिक्र हो जाओ। कवर्ड बालकनी, तेज हवा, ना पानी का डर, ना कमरे में सीलन। माँ जी, जरा कान इधर लाइए, जरा वर्षा की बात सुनिए आप। क्या सुनू बहू? दूसरों के पास सुख सुविधाएं हैं, वो मजे कर रही हैं। हमारे पास बालकनी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? फालतू में दूसरों का घर देखकर मन जलाने से क्या हासिल होगा? माँ जी, मन मत जलाइए, जरा दिमाग दौड़ाइए। वो जो हमारे घर के ठीक बगल में चौधरी जी का मकान है ना, जो पिछले 6 महीने से खाली पड़ा है और जिसमें ताला लटका हुआ है, उसकी ऊपर वाली बालकनी देखी है आपने? हाँ देखी है, तो क्या हुआ? उस बंद घर से हमारा क्या लेना देना? माँ जी, ध्यान से देखिए, उसकी बालकनी भी तो बिल्कुल वर्षा की बालकनी जैसी ऊपर से पूरी ढकी हुई है ना। उसमें एक बूंद बारिश का पानी अंदर नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, उस घर में तो कोई रहता भी नहीं है। क्यों ना हम अपने सारे गीले कपड़े चुपके से उस बालकनी में सुखाया करें? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पराए मकान में, वो भी बंद पड़े घर में कपड़े सुखाओगी? तेरे सिर पर तो कपड़े सुखाने का भूत कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है। मुझे तो लगता है कपड़े निचोड़ते निचोड़ते तेरा दिमाग हिल गया है। अरे नहीं माँ जी, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनिए। उस बालकनी में सामने से बहुत तेज हवा आती है। अगर हम वहाँ कपड़े टांग देंगे तो 2 घंटे में सारे कपड़े सूख जाएंगे। न हमारे घर में सीलन भरेगी, न बदबू आएगी, न फर्श पर पानी फैलेगा।
उदिता, सोच तो तू सही रही है, पर अगर किसी पड़ोसी ने देख लिया या मकान मालिक को पता चल गया तो पूरे मोहल्ले में थू थू हो जाएगी हमारी। अरे कौन देखेगा माँ जी, वो घर तो महीनों से बंद है, मकान मालिक दूर रहता है, बस हमें थोड़ी सी चालाकी और मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत, जरा साफ साफ बता। हमारी छत की जो मुनेर है ना, वो उस बंद मकान की बालकनी की ग्रिल से बिल्कुल सटी हुई है। हम छत पर लकड़ी की सीढ़ी लगा देंगे, आप सीढ़ी से धीरे से उतरकर उस बालकनी के अंदर चली जाना। मैं छत से आपको रस्सी में हैंगर में कपड़े लटका लटका कर खिसकाती जाऊंगी और आप वही ग्रिल पर सुखा देना, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। चल ठीक है, इस रोज रोज के कलेश कीचड़ और नीर के तानों से तो मुक्ति मिलेगी। आज दोपहर में ही ये काम करते हैं। ऐसे ही दोपहर के समय मोहल्ले के सन्नाटे में बारिश भी हल्की पड़ चुकी थी। तभी उदिता ने अपनी छत की मुडेर से सटाकर एक भारी लकड़ी की सीढ़ी बगल वाले बंद घर की बैल्कनी की ग्रिल के अंदर टिका दी, जहां से प्रभा रानी बड़ी सावधानी से साड़ी संभालते हुए सीढ़ी के पायदानों से उतरकर बैल्कनी के अंदर पहुंच जाती हैं। वहीं उदिता छत से भारी कपड़ों की बाल्टी लिए नीचे की तरफ झुककर कपड़े पकड़ा रही होती है। माँ जी, जरा कस के पकड़िए, ये नीर की भारी वाली 2 जीन्स पैंट है, बहुत भारी है, जरा अपने हाथ ऊपर लंबे करके खींचिए इसे। अरे धीरे धीरे बहुरानी, जरा अपनी आवाज नीचे रख, कोई नीचे सड़क से गुजरेगा तो आवाज सुनकर ऊपर देखने लगेगा। जरा तू छत की मुंडेर से नीचे सड़क पर भी नजर रख ले, कोई आ जा तो नहीं रहा। कोई नहीं है माँ जी सड़क पर, इस टाइम सब अपने अपने कमरों में पंखा चलाकर सो रही है। उफ, ऐसे छत से नीचे झुक झुक कर कपड़े पकड़ाने में मेरी तो कमर के सारे जोड़ ढीले हो गए, हाथ भी खींच खींच कर लंबे हो गए हैं मेरे। वाह बहू, यहाँ तो वाकई बहुत बढ़िया और तेज हवा चल रही है। देखना, शाम के 6 बजने से पहले पहले सारे कपड़े एकदम कड़क सूख जाएंगे। कपड़े तो कड़क सूख जाएंगे माँ जी, पर मेरी कमर का क्या? अब दोबारा नीचे झुकने लायक नहीं बची है। इतना दर्द हो रहा है कि लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी ही खिसक गई है। अरे थोड़ी बहुत मेहनत और दर्द तो सहना ही पड़ेगा ना बहू। जब कपड़े सूखकर बिना किसी झंझट के अलमारी में चले जाएंगे तो शाम को घर में शांति भी तो रहेगी। इतना कहकर प्रभा रानी सीढ़ियों से वापस अपनी छत पर चली आती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। नीर और मनीष काम से वापस घर लौटते हैं। वहीं बाहर हल्की बारिश हो रही होती है, लेकिन आज घर के अंदर का नजारा बदला हुआ होता है। फर्श पूरी तरह सूखा हुआ चमचमा रहा होता है। वहीं रस्सियों पर कोई गीला कपड़ा टंगा नहीं दिखता, और तो और वहीं आज कमरे में सीलन की बदबू की जगह ताजगी महसूस हो रही होती है। अरे आज क्या बात है, आज घर इतना साफ और सूखा सूखा सा क्यों लग रहा है? हाँ नीर, आज तो कमाल हो गया। न कहीं फर्श पर पानी टपक रहा है, न बर्तन रखे हैं, न ही जूतों के कीचड़ पर कोई चिल्लाने वाला है। उदिता, आज तो तुम्हारा मूड भी बड़ा शांत और रिलैक्स लग रहा है। क्या बात है, कोई चमत्कार हो गया क्या? अरे नहीं जी, कोई चमत्कार नहीं हुआ, बस ऐसे ही। क्या हम लोग कभी मुस्कुरा कर काम नहीं कर सकते? थोड़ा सा घर में सुकून क्या मिला, आपको तो अचरज होने लगा। हाँ हाँ नीर बेटा, बस समझ ले कि हमने कपड़ों का अपना इंतजाम कर लिया है, तो बिना फालतू की चिंता किए चुपचाप गर्मा गर्म चाय पी और आराम कर। ऐसे ही अगले दिन सुबह उदिता चुपचाप अपनी छत पर लगी सीढ़ी के सहारे बगल वाले के बंद मकान की बैल्कनी से कपड़े उतारने उतरती है, जहाँ सीढ़ी से उतरते समय कपड़ों के भारी बोझ के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और उसके पैर की एड़ी मुड़ जाती है। वो लंगड़ाकर कराहती हुई सीढ़ी चढ़कर वापस अपने घर में आती है और हे भगवान, माँ जी दौड़ कर आना, जरा संभालना मुझे, मेरे पैर में बहुत तेज मोच आ गई है। अरे अरे बहू, क्या हो गया? ये पैर कैसे मुड़ गया तेरा? जरा दिखा मुझे, कहाँ चोट लगी है? माँ जी, सीढ़ी से उतरते वक्त मेरा पैर स्लिप हो गया, बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब तो पैर जमीन पर रखा भी नहीं जा रहा। देख बहू, आइडिया तो तेरा बहुत बढ़िया था, कपड़े भी बढ़िया सूख गए थे, पर ये काम बहुत ज्यादा खतरे भरा है। ऐसे कब तक चोरी छिपे रात दिन जान जोखिम में डालकर दूसरों के मकान में कपड़े सुखाएंगे? आज पैर मुड़ा है, कल को हाथ पैर टूट गया तो नीर को क्या जवाब देंगे? जब तक ये कमबख्त बारिश रुक नहीं जाती माँ जी, तब तक तो ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। तभी दोपहर में वेद स्कूल की छुट्टी के बाद घर वापस लौटता है। वहीं रास्ते में कीचड़ और पानी भरा होने के कारण उसकी स्कूल ड्रेस, जूते और बैग पूरी तरह काले कीचड़ से सने हुए होते हैं। मम्मी दादी, मैं स्कूल से आते वक्त गली के नाले के पास फिसल कर गिर गया था, मेरा बैग भी गंदा हो गया और सारे कपड़े भी। अरे कोई बात नहीं मेरा प्यारा बच्चा, तू इतना घबरा क्यों रहा है? चोट तो नहीं लगी ना? हाँ मेरे बेटे, कोई बात नहीं, कपड़े थोड़े से गंदे हो गए तो क्या हुआ, हम अभी साबुन लगाकर धो देंगे और फटाफट सुखा भी लेंगे। जा तू हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। मामा, आज आपने मुझे डांटा नहीं? रोज तो जरा से भी गंदा लगा कर आने पर आप पूरा घर सिर पर उठा लेती थी।
अरे बुद्धू, जा तू कपड़े चेंज कर ले। अब हमारे पास कपड़े सुखाने का ऐसा जादू इंतजाम हो गया है कि कपड़े चुटकियों में सूख जाते हैं। ऐसे ही दोपहर होती है और गली में दोपहर का सन्नाटा पसरा होता है। वहीं उदिता और प्रभा रानी दोपहर के सन्नाटे का फायदा उठाकर कपड़े सुखाने जाने की तैयारी कर रही होती हैं। माँ जी, दोपहर का ये 3 बजे का टाइम सबसे सेफ है। इस वक्त मोहल्ले के सब लोग खाना पीना खाकर अपने अपने कमरों में सो रहे होते हैं। इसी टाइम जल्दी से सारे कपड़े सुखा लेते हैं। हाँ बहू, बात तो सही है, पर जरा संभल कर, जल्दी कर, हाथ तेज चला। दोनों सीढ़ी लगाकर कपड़े टांग रही होती हैं कि तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और उदिता के हाथ से नीर का एक बड़ा तौलिया छूटकर सीधे नीचे सत्यवान जी के आंगन में गिर जाता है। हे भगवान माँ जी, वो नीर का लाल वाला तौलिया नीचे सत्यवान अंकल के आंगन में जा गिरा। अब क्या करेगी बहू, दौड़कर नीचे जा और चुपचाप उठा ला, इससे पहले कि कोई बाहर आकर देख ले। उदिता भागकर लंगड़ाते हुए नीचे गली में जाती है और तौलिया उठाती है। तभी पड़ोसन भावना अपने दरवाजे से बाहर निकल आती है। अरे उदिता, ये तौलिया यहाँ जमीन पर कैसे गिरा? तुम्हारा घर तो उस तरफ है, फिर ये गीला कपड़ा इस बंद मकान की बालकनी के नीचे क्या कर रहा है? अरे भावना आंटी, वो ना हवा आज बहुत तेज चल रही है ना, मैं ऊपर वाली छत पर कपड़े सुखा रही थी तो हाथ से छूटकर हवा में उड़ता हुआ यहाँ आ गया। अच्छा, हवा से उड़कर सीधे इस कवर्ड बालकनी के नीचे आ गया। चलो ठीक है, संभल कर सुखाया करो। जिसके बाद उदिता कपड़ा लेकर फटाफट अपने घर पर लौट कर आती है। माँ जी, आज तो बाल बाल बचे हैं। भावना आंटी को पूरा शक हो गया था। बहू, हमें अब बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर मोहल्ले के लोगों को पता चला ना तो हमारी रही सही इज्जत का कचरा हो जाएगा। जब तक इस खाली मकान में कोई नया किराएदार नहीं आ जाता तब तक ही हम ये रिस्क ले सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन बंद मकान का मालिक बारिश के मौसम में उसके घर में सीलन ना हो जाए, इसी कारण एक मजदूर को लेकर अपने मकान में आता है। हाँ भाई, नीचे का कमरा झाड़ू मारकर साफ कर दे और जरा ऊपर बालकनी भी देख लेना। आज शाम को एक नया किराएदार घर देखने आने वाला है। इतना कहकर चौधरी जी खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बालकनी में आ जाते हैं। जहां पहुंचते ही फर्श पर कीचड़ के पैरों के निशान और पानी देखकर वो चौंक जाते हैं। अरे ये क्या तमाशा है? इस कवर्ड बालकनी का फर्श इतना गीला कैसे है और यहाँ कीचड़ के पैरों के निशान कहाँ से आ गए? जब ये बालकनी ढकी है तो बारिश का पानी यहाँ आ ही नहीं सकता। अरे क्या हुआ चौधरी जी, सब ठीक तो है ना ऊपर? अरे सत्यवान जी, पता नहीं इस बंद बालकनी में पानी कहाँ से टपक रहा है और गीले निशान बने हैं। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। अरे भाई साहब, बारिश का मौसम है, बड़ी बुरी हालत है, हो गया होगा गंदा। मजदूर से सफाई करवा लीजिए। हाँ भाई साहब, वो तो मैं करवा ही रहा हूँ। जिसके बाद शाम तक चौधरी जी मजदूर से सफाई करवाकर चले जाते हैं। वहीं अपनी छत से ये सब देखकर उदिता और प्रभा रानी घबरा जाती हैं। माँ जी, आज तो मकान मालिक खुद आया था। अब हम दिन के उजाले में तो यहाँ कपड़े बिल्कुल नहीं सुखा सकते। तो फिर अब क्या करेंगे बहू? कपड़े तो फिर से बाल्टी में भरे पड़े हैं। माँ जी, रात में 1-2 बजे पूरा मोहल्ला सो जाता है, तब हम दोनों हाथ में टॉर्च लेकर उस बालकनी में जाएंगे। रात में हवा भी तेज चलती है। सुबह सूरज निकलने से पहले कपड़े सुखाकर वापस उतार लेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। जिसके बाद आधी रात में चारों तरफ घोर अंधेरा और सन्नाटे में उदिता और प्रभा रानी हाथ में छोटी टॉर्च लिए दबे पांव सीढ़ी से उतरकर बालकनी में कपड़े सुखा रही होती हैं। अरे बहू, रात के 1:30 बज रहे हैं, नींद के मारे मेरी आंखें बंद हो रही है। कपड़ों के इस चक्कर में अब दिन में काम करो और रात रात भर जागकर चोरों की तरह चोरी छुपे ये करना पड़ रहा है। क्या करे माँ जी, दिन में पकड़े जाने का डर रहता है तो रात का ही सहारा है। तभी अचानक भारी कंबल को ऊपर खींचते समय प्रभा रानी की पीठ में बहुत तेज झटका लग जाता है। ओफ, अरे माई रे, मेरी कमर में बहुत तेज मोच आ गई। मुझसे तो अब सीधा भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा। अरे माँ जी, धीरे बोलिए और टॉर्च बंद कीजिए। चलिए जल्दी सीढ़ी से ऊपर अपने घर चलते हैं, बाकी कपड़े कल देखेंगे। दोनों भागकर अपने घर में आ जाती हैं, लेकिन रात भर जागने की वजह से उदिता सुबह लेट सोकर उठती है। वहीं नीर ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हुए नाश्ता मांग रहा होता है। तभी उदिता हड़बड़ी में सीढ़ी से भागकर बालकनी से कपड़े उतार कर लाती है। उदिता, तुम सुबह सुबह उठकर कहाँ गायब हो जाती हो? मुझे ऑफिस निकलने में देर हो रही है यार, मेरा नाश्ता और शर्ट कहाँ है? मैं जरा ऊपर से कपड़े लेने गई थी। कपड़े लेने गई थी? पर हमारे घर में तो कहीं कपड़े सूखते हुए दिखते ही नहीं, और मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि तुम रात को भी 2 बजे उठकर गायब रहती हो। क्या चक्कर है उदिता? हाँ,
सच सच बताओ। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, पर आप किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना। हम ना बगल वाले बंद मकान की बालकनी में कपड़े सुखाते हैं। क्या पराए बंद घर में चोरी छिपे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या उदिता? अरे धीरे बोलिए ना, देखिए इससे हमारे सारे कपड़े सूख जाते हैं, घर में पानी नहीं फैलता और आपकी रोज की किचकिच भी बंद हो गई। वैसे खुराफाती दिमाग तो बहुत तेज चलता है तुम्हारा, पर ध्यान रखना अगर किसी पड़ोसी को पता चला ना तो पूरे शहर में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तभी अचानक बाहर से बंदरों के झुंड की ची ची और खटपट की तेज आवाजें आने लगती हैं। 8 से 10 बंदरों का झुंड उस बंद बैल्कनी में आ धमकता है जहां कपड़े टंगे हैं। तभी उदिता और प्रभा रानी घबराकर कपड़े बचाने दौड़ती हैं। माँ जी देखिए, बालकनी में बंदरों का पूरा झुंड आ गया, हमारे सारे महंगे कपड़े फाड़ देंगे वो। हे राम, दौड़ बहू, जल्दी से जो कपड़े खींच सके खींच ले। हड़बड़ी और डर के मारे उदिता सीढ़ी से झुककर कपड़े खींचने लगती है, लेकिन बंदर झपट्टा मारते हैं तो वहीं डर के मारे उदिता रस्सी वहीं छोड़ देती है और नीर की 2 नई कमीजें बंदर फाड़कर नीचे फेंक देते हैं। माँ जी वो रस्सी वही बंदी छूट गई और नीर के 2 महंगे कपड़े भी वही रह गए। कपड़े छोड़ बहू, पहले अंदर भाग वरना बंदर हमें ही काट लेंगे। उसी दिन मकान मालिक चौधरी किराएदार को घर दिखाने वहां लाते हैं और बैल्कनी में टंगी रस्सी, फटे कपड़े और बंदरों का फैलाया कचरा देखकर आपे से बाहर हो जाते हैं। अब ये क्या तमाशा है? मेरी चमचमाती बैल्कनी को कचरा घर किसने बना दिया? कौन है वो नीच जो मेरे बंद घर में चोरी छिपे घुसकर कपड़े सुखा रहा था? अरे क्या हुआ चौधरी जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? देखिए सत्यवान जी, ये रस्सी बंधी है और नीचे फटे हुए कपड़े पड़े हैं। तभी करिश्मा नीचे पड़ा हुआ शर्ट उठाकर देखते हुए, अरे ये तो नीर भाई साहब की शर्ट है। अरे नहीं नहीं, हमारे कपड़े तो अपनी छत पर थे, बंदर उठाकर वहाँ ले गए होंगे। अच्छा, तो बंदर वहाँ जाकर पक्की रस्सी भी बांधते हैं। मुझे बेवकूफ मत बनाइए। मैंने 2 दिन पहले इस बालकनी में हिडन कैमरा लगवाया था। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चौधरी जी जेब से अपना मोबाइल निकालकर हिडन कैमरे की रिकॉर्डिंग प्ले करते हैं। स्क्रीन पर रात के 1:30 बजे उदिता और प्रभा रानी टॉर्च लेकर सीढ़ी से उतरकर कपड़े सुखाती हुई साफ दिख रही होती हैं। अरे ये तो प्रभा जी और उनकी बहू उदिता है। लो जी, कल तक तो ये कह रही थी कि इनके घर में सब बढ़िया है, ये तो पड़ोस के बंद घर में चोरी छिपे कपड़े सुखा रही थी। हमें माफ कर दीजिए चौधरी साहब, लगातार बारिश में कपड़े सूख नहीं रहे थे, घर में पानी भर रहा था, इसलिए हमने ये गलती कर दी। माफी से काम नहीं चलेगा। बंदरों ने कपड़ों के चक्कर में मेरी बालकनी का महंगा पाइप और ग्रिल भी तोड़ दिया। पूरा 21,000 का नुकसान हुआ है, हर्जाना भरना ही पड़ेगा। चौधरी साहब, हम साधारण मिडिल क्लास लोग हैं, इतने पैसे अचानक कहाँ से लाएंगे? जरा तरस खाइए। अरे चौधरी जी, अपने ही पड़ोसी हैं, 21,000 बहुत ज्यादा है। आप इनसे 11,000 ले लीजिए और मामला यहीं खत्म कीजिए। ठीक है, पड़ोसी होने के नाते 11,000 ही सही, पर शाम तक पैसे मिल जाने चाहिए। वहीं घर में दोनों सास बहू उदास और शर्मिंदा बैठे होते हैं, तो वहीं नीर और मनीष सिर पर हाथ रखकर परेशान होते हुए बैठे होते हैं। जहां उदिता और प्रभा रानी अपनी सालों की बचाई हुई बचत निकालने लगती हैं। पूरे मोहल्ले के सामने आज हमारी इज्जत नीलाम हो गई और अब ये 11,000 का जुर्माना कहां से भरा जाएगा? सब मेरी ही इस कपड़ों के किचकिच की वजह से हुआ है। नहीं माँ जी, गलती मेरी थी, ये मेरी सालों की बचत के पैसे हैं। मम्मी, ये मेरी गुल्लक के पैसे भी ले लो। भाभी, मेरी पॉकेट मनी के पैसे भी जोड़ लो इसमें। वहीं सब मिलकर गुल्लक तोड़ते हैं और नोट गिनना शुरू करते हैं। अरे इसमें तो 20,000 निकले, 11,000 तो हर्जाने के निकल गए और अभी भी हमारे पास 9,000 पूरे बच रहे हैं। इन बचे हुए 9,000 से क्यों ना हम आज ही एक बढ़िया वॉशिंग मशीन और कपड़े सुखाने का फोल्डिंग स्टैंड खरीद ले। हाँ बहू, अब और जिल्लत और बेइज्जती नहीं सही जाती। रोज रोज के इस कपड़े धोने और सुखाने की किचकिच से हमें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए। अगले दिन आंगन में नई वॉशिंग मशीन और कपड़ा सुखाने का बड़ा स्टैंड मंगवाया जाता है। वहीं छत के ऊपर ससुर जी ने टीन शेड को पूरी तरह पक्का और नया करवा दिया होता है। जहां बाहर बारिश हो रही है, लेकिन घर के अंदर उदिता और प्रभा रानी आराम से मुस्कुराते हुए काम कर रही होती हैं। माँ जी देखिए, मशीन में कपड़े धुल भी गए और 80% सूख भी गए। अब न हाथ दुखेंगे न कमर टूटेगी। और देख बहू, ससुर जी ने ऊपर टीन शेड भी नया लगवा दिया। अब बारिश कितने भी आए, घर में एक बूंद पानी नहीं टपकेगा। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है भाभी?
अब आप दोनों को रात को 2 बजे टॉर्च लेकर चोरी छिपे कपड़े सुखाने नहीं जाना पड़ेगा। सच कहा योगिता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना कपड़े गीले रहेंगे ना घर में कोई कलेश होगा। सच में माँ जी, घर की इज्जत और कपड़े घर के अंदर ही रहे तो इसी में भलाई है। ऐसे ही बारिश के मौसम में दोनों सास बहू अपनी परेशानियों का हल पाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।